हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सभी बरसात का मज़ा ले रहे होंगे, पूरा विश्वास है हमको। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि जो वक्ता केंद्र जो होता है सो फोकस दूरी का दोगुना होता है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है इमेज वो कैसे बनता है, और इसके लिए हमको कितना किरण की जरूरत पड़ेगी, इस सब के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए कम से कम कितने किरण की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम हमको 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि समतल दर्पण में होता था। ठीक है, और परावर्तन के बाद जैसे कि 2 किरण की जरूरत पड़ेगी, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वही उस वस्तु का क्या होगा, तो इमेज होगा। तो इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका कुछ टर्म होता है, उसके कुछ नोटेशन होता है, जैसे कि ये पी हुआ, अर्थात ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ठीक, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमें किन 2 रेखाओं, किन 2 किरणों को लेने से हमको इमेज बनेगा, इसके बाद पर हम चर्चा करेंगे। और ये कौन सा इमेज, कौन सा किरण लेंगे तो ये किस होके गुजरेगी, हाँ किस होके गुजरेगी, तो इस बात का हमको जानना है। ठीक है, तो हम इसका व्याख्या कर रहे हैं कि किन 2 किरणों का लिया जाए जिससे हमको इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। अगर मुख्य, जैसे कि ये हमको पता है कि ये वाला जो है ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब हम पिछले क्लास में बताए थे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इनके समांतर अगर कोई किरण जाती है, ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद जो है सो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। मतलब मुख्य अगर यही हम उत्तल दर्पण में लें, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम आपको अंतर बता दिए थे कि कैसे हमको इसको समझना है। जैसे कि अब इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब इसका परावर्तक सतह जो है सो बाहर की ओर है, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये जैसे कि ये ही हुआ मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो और इसके समांतर ये रेखा, इसके समांतर, और देखिए ये जो रेखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही निर्णय करता है कि ये किधर जाता है और किधर नहीं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इनके जा रही है, पैरेलल जा रही है किरण, तो ये उसके बाद जो है सो ये फोकस होकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये तो हो गया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आएगी तो क्या होगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरेगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि फोकस से होते हुए मिलती हुई प्रतीत होगी। फिर अगर बात आता है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, मतलब ये तो दर्पण ही है, और अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी, देखिए पहले हम पढ़ रहे थे उसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो फोकस से गुजरेगी। अगर इसमें हम फोकस से ही गुजारें दर्पण में तो फिर क्या होगा, तो हम फोकस से अगर गुजारते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होती है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य अक्ष कौन हो गया, ये मुख्य अक्ष क्या हो गया, तो ये निकल गया। तो ये अगर हम फोकस से गुजारें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ, और आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनसे हम वहाँ पे देंगे तो ये हाँ क्या हो जाएगा, तो अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस पी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये फोकस होकर गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होकर रिफ्लेक्शन के बाद वो निकल जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगी, फोकस होते हुए, हाँ जैसे कि फोकस होते, अगर फोकस पे आती है कोई किरण तो परावर्तित के बाद क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, और हाँ जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है,
जैसे कि आती हुई किरण और जाती हुई किरण और जो नॉर्मल होता है वो तीनों एक समतल में होगा, और ये जो है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो दोनों होगा सो हमेशा बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में जो आपतित किरण होगा, हाँ, जो वक्रता केंद्र की ओर जो आएगा तो ये क्या होगा। जैसे देखिए हम आपको एक बात बता दें, ये गलत हो गया है। वक्रता केंद्र में क्या होता है, ये सबसे पहले देखिए कि वक्रता केंद्र जो होता है, ये वक्रता केंद्र ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर होता है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर इसी दिशा में आएगी तो ये तो एक नॉर्मल होता ही है। हाँ, ये तो आप तो सेंटर में भी पढ़े होंगे कि अगर सेंटर में अगर हाँ जो पेरीमीटर को जो भी रहता है, सेंटर से लाइन खींची हुई रहती है, वो हमेशा पेरीमीटर पे क्या होता है तो नॉर्मल होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए इसमें अगर इस होकर अगर जाएगी, इससे अगर जाएगी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, अगर कोई किरण आती है और ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी कि वो उसी पथ पे लौट जाएगी। ठीक है, ये उसी पथ पे लौट जाएगी। और अगर इसमें बात करते हैं हम, ठीक है, तो ये ऐसे, हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये टूटी हुई लाइन है क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अगर ये इधर जाती है तो फिर भी ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उसी पथ पे ये लौट जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में उसी पथ पे लौट जाएगी, उसी पथ में लौट जाएगी। और इसमें भी उत्तल दर्पण में भी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुव की दिशा में जो आपतित किरण होगी तो उसको क्या होगा। तो जैसे कि देखिए ये तो पोल हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये पोल हो गया, और पोल में अगर आता है, पोल में अगर आता है, और हम जानते हैं कि ये तो हमेशा नॉर्मल होता है, तो ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये जितना एंगल से ये आएगी उतना ही एंगल से चली भी जाएगी। और उसमें भी क्या होगा कि जितना से आएगी उसी से चले जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा सो कहाँ रहेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण का जो इसमें सामने विभिन्न दूरियों पर जो रखा हुआ वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, इन सबों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।